नमस्कार दोस्तों, लौट आइए इस संघर्ष की दुनिया में। मैं वापस आ चुका हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सा सेशन लेकर, जिसमें आज हम मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि लाइन अटेंडेंट लाइन परिचालक का है, जो 24 अगस्त 2018 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और इसमें 1 से लेकर के 25 नंबर तक के सभी सवालों को हम सॉल्व करेंगे और प्रश्नों का लेवल देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों, थोड़ा सा आवाज में दिक्कत है ना, माइक सपोर्ट नहीं कर रही है, बस 1-2 दिन की और बात है ना। जैसे ही माइक हमारे पास उपलब्ध हो जाती है, अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया है, वैसे ही आपको बिल्कुल क्लियर आवाज के साथ क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी भी आवाज इतना भी खराब नहीं है, आप चाहे तो समझ सकते हैं, है ना। देखिएगा, प्रश्नों का शानदार सॉल्यूशन और पेपर का सबसे बेस्ट विश्लेषण के लिए पूरे कंप्लीट सेशन में बने रहिएगा। हर एक प्रश्न अपने आप में बहुत ही शानदार है और साथ ही साथ हम आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ भी देंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जितने भी जो स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ मिल करके क्लास लेते हैं, तैयारी करते हैं, है ना, और जो दिल से लगाव रखते हैं निमी टेक्निकल प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ, तो एक बार दिल का इमोजी भेजिएगा। इसके बाद हम बिल्कुल सेशन को आगे बढ़ाते हुए ले चलेंगे और 25 नंबर तक सवालों को सॉल्व करते रहेंगे। देखिए, जो कंटेंट मैंने बनाया हुआ है, ये कंटेंट अपने आप में बहुत बढ़िया है ना। मेरे से जितना हो सका मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है कंटेंट अच्छा से अच्छा डिलीवर करने का, ताकि आपको आपके एग्जाम में इसका हेल्प मिल सके। देखिए, सवाल पहला क्या है? पहला ये सवाल है जो आपके सेकेंड यूनिट से है ना। सेकेंड यूनिट से सवाल पूछा गया है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, कि कहिया यानी कि सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त तत्व का तापमान कितना होता है। कितना तापमान होता है जो सोल्डरिंग आयरन में होता है? तो बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? टेम्परेचर होता है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, इसमें कुछ आपको और रॉकेट साइंस वाले वो नहीं लगाना है, कंसेप्ट है ना, बस 400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, मतलब कि 400। बस आपको इस डाटा को याद कर लेना है, ठीक है ना। वहीं पर जो दूसरी है, ये दूसरा वाला है, इसको देखिएगा आप। हाँ, निम्नलिखित में से किस उपकरण, किस हथौड़े का प्रयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है? धात्विक कार्य जैसे कील ठोकना हो गया, है ना, और चद्दरों पे चोट मारना हो गया। चद्दर अगर मुड़ गई है तो उसको ठोक करके उसको सीधा करना, ये काम होता है धात्विक। तो इसके लिए बालपिन हथौड़ा, आप हथौड़े से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हथौड़ा किसको कहा जाता है, जो बड़े आकार का होता है, ये होता है हमारा हथौड़ा। ये जो आपकी क्ला हथौड़ा है, इसका यूज कहां पर करते हैं? तो क्ला हथौड़ा सबसे पहले देखिए कि इसको टी आकार के जैसा बनाया जाता है ना, टी आकार के जैसा बनाया जाता है। और क्ला हथौड़ा जो होता है, ये बेसिकली वहां पर प्रयोग करते हैं जैसे कि किल को निकालने के लिए। इसका यूज कहां पर करते हैं? कि किल ठोकने, किल निकालने, है ना, के लिए इसका बेसिकली यूज किया जाता है। फिर बचा आपका स्लेज हथौड़ा। तो ये जो स्लेज हथौड़ा है, इसका इस्तेमाल वहां पर करते हैं ना, जैसे कि किसी का घर तोड़ना हो गया, है ना, दीवार तोड़ने के लिए, दीवार तोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो कंक्रीट होते हैं ना, आरसीसी के बने होते हैं, आरसीसी के कंक्रीट को तोड़ने के लिए, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए मजबूत हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, वो हथौड़ा है आपका स्लेज हथौड़ा। फिर है लास्ट वाली वेज हथौड़ा। तो इसका यूज जनरल तौर पर वहां पर करते हैं जैसे कि चद्दर को ठोक कर सीधा करना, नहीं, सीट मेटल को ठोक कर सीधा करना या फिर फैलाना, चद्दर को फैलाने के लिए यूज किया जाता है ना। पहले चद्दर को गर्म किया जाएगा और गर्म करने के बाद फिर इस पे वेज हथौड़े का चोट लगाया जाएगा, ताकि ये जो मेटल है ये फैल सके और फैल करके
चद्दर के आकार को परिवर्तित किया जा सके। यही बेसिकली इसका काम होता है वेज हथौड़े का। अलग अलग प्रकार के हथौड़े होते हैं। जब आप फीटर थ्योरी को पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रिशियन में भी फीटर थ्योरी दिया गया है, तो वहां पर हथौड़ा के बारे में आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलेगी। अलग अलग किस्म के हथौड़े भी होते हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं, है ना। विद्युत धारा को मापने की एसआई इकाई क्या होती है? बहुत ही आसान सा सवाल है। इससे आसान सवाल अब कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। जब आप आईटीआई में एडमिशन लेते हैं और क्लास लेना स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस के पहले ही चैप्टर में आपको पहले ही मॉड्यूल में ये पढ़ने को मिलता है। एम्पियर इसकी यूनिट होती है। अब सुनिए, अगर यदि एक सेकेंड टाइम में, यदि एक सेकेंड समय में एक कूलाम की आवेश, कितना, एक कूलाम का आवेश प्रवाहित हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? आवेश प्रवाहित हो जाए, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? वो 1 एम्पियर कहलाएगी। 1 एम्पियर करंट कहलाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर करंट किसको कहते हैं, बोलिएगा कि किसी भी बिंदु से, ये एक बिंदु है, ये पॉइंट है, यहां से चल करके यहां तक पहुंचने में, मतलब कि इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगा? 1 सेकंड का। और कितना चार्ज फ्लो हो चुका? 1 कूलाम का, है ना। 1 कूलाम का आवेश इसमें से ट्रांसफर हो गया। उसको क्या कहेंगे आप? उसको आप कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो चुका। 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए, 1 एम्पियर में आपका 6.28, कहीं पर 24 लिखी जाती है, हम 28 लेकर ही चलते हैं, है ना। वैसे तो 24 ही होता है। 6.241 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर में होता है। कितना होता है? 1 एम्पियर में होता है ना। और ये जो आपकी आवेश है, कई बार इसका पूछा जाता है सीजीएस में इकाई क्या होती है, तो इसकी सीजीएस यूनिट नोट कीजिएगा, ESU, या फिर इसको स्टेट कूलाम भी कहते हैं, है ना, स्टेट कूलाम। और इसकी एसआई यूनिट होती है, वो है आपकी कूलाम, है ना। वो कितना होती है? एसआई यूनिट केवल कूलाम होता है। सीजीएस यूनिट ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, इसको स्टेट कूलाम के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये रही पूरी कहानी। इसमें से कई सारे सवाल आपके तैयार हो सकते हैं और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से सवालों को पेश किया जाता है ना। यूपीपीसीएल में ये सवाल आया हुआ था कि सीजीएस प्रणाली में, है ना, आवेश को सीजीएस प्रणाली में किस में मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में मापी जाती है ना, जिसको स्टेट कूलाम भी कहते हैं। ठीक है, ये है हमारी नेक्स्ट की प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट इसकी ओम है ना। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है? ओम है। और रेजिस्टेंस का काम होता है कि करंट को फ्लो होने से रोकना, है ना। रेजिस्टेंस का मान जितना ज्यादा होगा किसी कंडक्टर में, वो उतना ही ज्यादा करंट को ड्रॉप कराएगा, हीट के रूप में करंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है ना। अब देखिए, यही प्रतिरोध मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग में बहुत कम होती है, इसीलिए मोटर को हम बिना स्टार्टर का यूज नहीं करते हैं, है ना। स्टार्टर लगाने का मतलब किससे है? इसका मतलब है कि आप प्रतिरोध का मान बढ़ा रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग में, है ना। एक निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? एक रियोस्टेट निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो ये एग्जाम्पल है आपका चर प्रतिरोध का। किसका है? चर प्रतिरोध। चर प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ कि इसके मान को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। जैसा आपको डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मान को कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन कार्बन जो प्रतिरोध होता है ना, उसको आप ऐसा नहीं कर सकते, उसका मान फिक्स होता है, ठीक है ना, फिक्स मान वाली होती है। शुद्ध पानी किसका एक उदाहरण है? ये देखिए, 23 अगस्त 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट, 24 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट, तीनों एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ था और पूछने का ढंग अलग अलग था।
लेकिन आंसर एक ही है। देखिए मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि विद्युत रोधी का काम करता है किसका, इंसुलेटर का। अभी बताऊंगा मैं कि कैसे काम करता है एक इंसुलेटर का काम, है ना। यानी कि जो हम वाटर पीते हैं, ठंडा पानी जो हम पीते हैं मार्केट से लेकर के, या फिर जो पेयजल होता है शुद्ध पानी, वो क्या उसमें करंट का फ्लो नहीं होता। तो आइए देखते हैं। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई पानी है, कोई भी पानी है ना, उसमें आयंस की सांद्रता अधिक है। क्या है, आयंस की सांद्रता अधिक है। अब आयंस इसमें क्या क्या हो सकते हैं, आयंस इसमें हो सकते हैं मैग्नीशियम, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, मैग्नीशियम हो सकते हैं आयंस। और फिर आपका ये हड्डी के अंदर क्या होता है, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम भी हो सकता है, और सोडियम क्लोराइड। ये तीनों तत्व ऐसे हैं, सोडियम क्लोराइड, ये तीनों तत्व ऐसे हैं जो कि आयंस है और इनकी सांद्रता अधिक है। इसका मतलब कि पानी जो है, पानी में विद्युत की चालकता, है ना, अधिक होगी, विद्युत की चालकता अधिक होगी। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि विद्युत की चालकता किस पर डिपेंड कर रही है, तो आयंस की सांद्रता पर कर रही है। यानी कि इनकी मिलावट अगर पानी में ज्यादा है ना, पानी अगर खारा है तो उसमें विद्युत की चालकता आराम से होगी, यानी कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आराम से होगा। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि फिर आप इस पानी को पी नहीं सकते, है ना ही खेती कर सकते हैं। इस पानी से खेती नहीं किया जा सकता है ना, नहीं किया जा सकता है, और ना ही इसको आप पी सकते हैं। इसका मतलब ये बात सही है कि समुद्री पानी को, खारा जल को हम नहीं पीते हैं, ठीक है ना, ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये समझिए कि अगर पानी में, है ना, अगर पानी की विद्युत की चालकता अगर कम हो तो क्या होगा, विद्युत की चालकता कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि पानी कैसा है, मीठा है, पानी कैसा है, मीठा होगा। यानी कि पानी में अगर धारा का, जिस पानी में धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है, वो पानी पेय जल है, पेय युक्त है, जिसको हम मीठा पानी भी कहते हैं, उसको हम पी सकते हैं, है ना। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो खारा पानी होता है, खारा पानी होता है, इसका बताइए कि विद्युत चालकता कितना होगा, विद्युत चालकता कितना होगा। तो इसकी विद्युत की चालकता होगी 50 माइक्रोसीमेंस प्रति मीटर। कितना, 50 माइक्रोसीमेंस प्रति मीटर, याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा है आसुत जल। इस आसुत जल का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। पहला तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका बैटरी में यूज करते हैं इस पानी का, लेकिन इसके अलावा और कहां पर यूज करते हैं, ये कमेंट सेक्शन में लिखिए। आसुत जल की विद्युत की चालकता होती है आपका 5.5 से लेकर के 6, है ना, 5.5 से 6 सीमेंस प्रति मीटर। ठीक, अब बात उस पानी की हम करेंगे जिस पानी को हम और आप पीते हैं, यानी कि पेयजल, है ना। पेयजल की विद्युत चालकता होती है 0.005 से 0.05 सीमेंस प्रति मीटर। अब बताइए, मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखवाया है कि जिस पानी की विद्युत की चालकता कम होगी वो पानी पीने योग्य होगा, मीठा होगा। तो देखिए पेयजल की विद्युत की चालकता इन दोनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत कम है, 0.005 से 0.05 सीमेंस प्रति मीटर है ना। तो इस प्रकार से पानी जो होता है विद्युत के चालकता को बताता है कि कौन सा पानी कैसा है। लेकिन इसको टेस्ट करना पड़ेगा ना कि कौन सा पानी में कितना विद्युत चालकता है, तभी तो हमें पता चलेगा ये पानी पीने योग्य है या फिर नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अगला ओम के नियम के अनुपातिक का स्थिरांक है। ओम ने क्या नियम दिया था, बहुत सिंपल सा इनका नियम है कि V बराबर I। लेकिन क्या पॉसिबल है कि कोई एक तार है, जैसे कि ये एक तार है, ये क्या है, एक वायर है ना, ये क्या है, एक तार है। इस तार में हमें धारा का प्रवाह कराना है, इस तार में वोल्टेज भी चलेगी, इस तार में क्या चलेगा, वोल्टेज भी चलेगा और करंट भी इसमें चलेगी। अगर हम यहां से इसको सप्लाई देते हैं तो,
इस तार में अगर हम सप्लाई देते हैं तो इसमें करंट भी चलेगी, वोल्टेज भी चलेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये अगर कॉपर की बनी है, किसकी बनी है, ये अगर कॉपर की बनी है तो क्या इसमें प्रतिरोध नहीं होगा? कुछ न कुछ इसका प्रतिरोध गुण होगा। जैसे प्रतिरोध गुण इसका नेचर का गुण है। जैसे हमारे अंदर हमें गुस्सा भी कभी आता है, हम किसी से नाराज भी हो जाते हैं, हम खुश भी हो जाते हैं, तो ये हमारा गुण है, ये हमारा गुण है ना। तो ऐसे ही इस वायर का गुण है कि प्रतिरोध, इसके अंदर प्रतिरोध का गुण है। तो साथ ही क्या होगा, प्रतिरोध भी होगा। इसके अंदर क्या होगा, प्रतिरोध भी होगा। तो क्या क्या हो गया, करंट भी होगा, वोल्टेज भी होगा, प्रतिरोध भी होगा, है ना। अब इन्होंने क्या दिया है, ओम का नियम V बराबर I, V बराबर I। लेकिन इनका कहने का मतलब है अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट का मान बढ़ता है, वोल्टेज को घटाते हैं तो करंट का भी मान घट सकता है। किस रीजन में बढ़ सकता है? रीजन ये है कि V बराबर I R, ये जो R है ना, इस R को हम नियत कर दें, इस R को हम क्या कर दें, स्थिरांक मान लें, इसके मान में घटना और बढ़ना ना हो। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्थिरांक क्या है ना, स्थिरांक क्या है, प्रतिरोध है। अगर प्रतिरोध नियत हो जाए तभी वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है, ये ओम का नियम है। अब आपको बताना है कि ओम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। अब आपको बताना है ओम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है ना, ठीक है। ये रही। नेक्स्ट है, अगला है कि ओम के नियम के अनुसार शक्ति के लिए व्यंजक क्या है। तो शक्ति के लिए व्यंजक है सिंपल सा I²R, यानी कि पावर जो होती है वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लाई है। पावर जो है आपका I²R भी है, पावर जो है आपका वोल्टेज का वर्ग बट्टा R भी है ना। ये तीनों है जो ये किसको बता रहे हैं, ये पावर का ही फॉर्मूला है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है ना। अगला, यदि एक 200 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में 2 किलो ओम के 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, यानी कि एक सर्किट हम बनाते हैं, इस प्रकार से 2 रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और ये बोला जा रहा है कि सप्लाई हम 200 वोल्ट का दे रहे हैं ना, हाँ 200 वोल्ट की सप्लाई और 2 किलो ओम 2 रेजिस्टेंस है। करंट पूछ रही होगी, तो करंट है, करंट I बराबर क्या होता है, V बटा R। तो वोल्टेज है 200 और R है 4 किलो ओम, है ना, 4 किलो का मतलब 4000 ओम हो गया। तो यहां से ये 2 जीरो कट जाएगी, 0.05 आएगा ना, 4 5 20। इसको हम और क्या ले सकते हैं, 50 मिली एम्पियर, इसको हम 50 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं, है ना। ये भी आपकी आंसर 50 मिली एम्पियर, है ना। तो मिली जब भी आपको करना होगा तो 1000 का आपको भाग देना होगा, क्या करना होगा, भाग देना होगा। प्रतिरोध युक्त एक समांतर परिपथ में किसकी मात्रता समान रहती है। प्रतिरोध युक्त एक समांतर परिपथ में किसकी मात्रा समान होती है। अब यहाँ प्रश्न को ना थोड़ा सा सेंस करिए आप, यहाँ पर क्या ऐड कर दिया गया है कि प्रतिरोध युक्त, कोई जरूरी नहीं है कि प्रतिरोध का ही लोड हो, है ना। इंडक्टर का भी लोड हो सकता है, कैपेसिटिव लोड भी हो सकता है, कोई सा भी लोड हो सकता है। बस मैटर ये करता है कि परिपथ समांतर में जुड़ा हुआ है कि सीरीज में जुड़ा हुआ है। अगर समांतर में जुड़ा हुआ है तो वोल्टेज सेम होगा, अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो विद्युत धारा सेम होगी। सिंपल सी लॉजिक है ना। आप देखते होंगे कि जब मोटर की रिवाइंडिंग की जाती है तो एक कनेक्शन हम सीरीज कनेक्शन बनाए रहते हैं, और उसकी कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम एक लैंप, सीरीज लैंप टेस्टिंग के लिए बनाए हुए होते हैं। वो उसमें दोनों तारों को आपस में सटा दिया जाता है, बस चिंगारी उत्पन्न होता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट नहीं होता। लेकिन अगर वही समांतर में जुड़ा होता तो शॉर्ट सर्किट हो जाता, है ना। सीरीज और समांतर का ये फर्क होता है। कौन सा नियम निर्दिष्ट करता है कि किसी बंद पथ में सभी उपकरणों के वोल्टेज का बीजगणितीय योग सदा शून्य होता है। ये वोल्टेज की बात कर रहा है, यानी कि आपका केवीएल की बात कर रहा है ना। केवीएल में क्या होता है, समेशन आई आर बराबर समेशन ई,
है ना, यही है केवीएल का नियम, यही तो है केवीएल का नियम, है ना, बीजगणितीय योग 0 होता है। यह है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। इस नियम को लूप नियम के नाम से भी जानते हैं, है ना, इसको हम लूप नियम के नाम से जानते हैं, और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, है ना, ये क्या करती है, कार्य करती है। तो ये बेसिकली इसका काम होता है ना, केसीएल और केवीएल, किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, केसीएल और केवीएल। परिपथ का उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इतना ध्यान दीजिएगा, फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में और फिर लाइव तार में जोड़ते हैं, फेस में, न्यूट्रल में कभी नहीं जोड़ा जाता। विभंग की स्थिति में एक विद्युत उपकरण के भू संपर्क द्वारा उपकरण को लाना चाहिए, किसमें लाना चाहिए, है ना, उपकरण को 0 वोल्टेज, 0 विभव पर लाना चाहिए, है ना, 0 विभव पर लाना चाहिए। मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूं, ये ज्यादा दूर है, 0 विभव पर लाना चाहिए, है ना, 0 विभव पर लाना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 0 विभव। ठीक है। ऊंची इमारतों और संरचनाओं की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है, लाइटिंग अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर भी आवश्यकता है और अर्थिंग भी आवश्यकता है ना। वैसे तो यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर का ऑप्शन होता तो सबसे ज्यादा बेस्ट होता, क्योंकि बात किसकी बोली जा रही है, ऊंची इमारतों और संरचनाओं की रक्षा के लिए, यानी कि जिसकी हाइट ज्यादा होगी वहां पर आपको एक रॉड नजर आता होगा टॉप में, उसको लाइटिंग अरेस्टर की जाती है, वो बिजली से सुरक्षा देता है, आकाशीय बिजली से। जब एक विलयन में विद्युत धारा गुजरती है तो उसको हम कहते हैं रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होती है ना, जिससे रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होती है, और इस प्रभाव से बैटरी को चार्जिंग की जाती है। अब देखिए, जो बैटरी होती है वो चार्ज भी होती है, कहने का मतलब कि वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है ना। विद्युत जो बैटरी होती है वो दोनों काम करती है, ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, और फिर ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी बदलेगी, लेकिन इसके सिचुएशन अलग अलग है ना। सिचुएशन कौन सा कब होता है, तो देखिए, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, इसका मतलब आपकी बैटरी क्या हो रही है, चार्जिंग, है ना, चार्जिंग हो रही है, बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। और जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, इसका मतलब लोड से संयोजित है, सप्लाई प्रदान कर रही है, ये क्या मैंने क्या कर रही है, सप्लाई प्रदान कर रही है। तो ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग कंडीशन है, इसको आपको जानना जरूरी है कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कब कन्वर्ट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। एक तत्व के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मापन का उपयोग करके किया जाता है, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो आपका होता है ना, M बराबर ZIT। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक को किससे मापन करते हैं, तो वो होता है आपका वोल्टामीटर, है ना। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसी क्वेश्चन का किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा था, वहां पर कि अगर हमें रासायनिक तुल्यांक का मापन करना है तो सर वोल्टमीटर का यूज करेंगे या वोल्टामीटर का यूज करेंगे, तो भाई वोल्टामीटर का यूज किया जाता है। वोल्टमीटर से तो अपन वोल्टेज मापते हैं, है ना। विद्युत विभव को मापने की SI इकाई क्या है, वोल्ट है। विद्युत विभव के मापने की इकाई वोल्ट है। ओम किसका है, रेजिस्टेंस का, और R करंट का, है ना। कूलम चार्ज का, किसका है, चार्ज का, ठीक है ना। एक शुष्क सेल का नाम मात्र वोल्टेज कितना होता है, तो शुष्क सेल का नाम मात्र वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि 1.5 वोल्ट को आप पूरा यूज नहीं कर सकते,
4 तक, अगर 1.3 तक अगर आप यूज कर लिए वोल्टेज को, उसके बाद की वोल्टेज डिस्चार्जिंग कंडीशन में चली जाती है कि नहीं। चलिए, क्षारीय बैटरियों में प्रयुक्त, है ना, क्षारीय बैटरियों में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? तो इसमें देखिए ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और क्षारीय बैटरी भी तो 2 प्रकार के होते हैं। ये जो क्षारीय सेल होती है ना, ये 2 प्रकार की होती हैं। पहले को हम कहते हैं निकल आयरन सेल, निकल आयरन, और दूसरा है निकल कैडमियम, निकल कैडमियम। अब सुनिए, निकल आयरन सेल जो होती है, निकल आयरन सेल की क्या विशेषता है? इसकी एक ही विशेषता है, ये विशेषता ये है कि कई दिनों तक आप, है ना, कई दिनों तक अगर आप प्रयोग में नहीं लेंगे इसको, है ना, कई दिनों तक अगर आप इसको प्रयोग नहीं करेंगे तो भी इसमें सल्फेशन का दोष नहीं होता। तो ये तो अच्छी बात है। ये क्या है? सल्फेशन दोष नहीं होता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी बैटरियां हैं जिनको आप 1 हफ्ते तक यूज नहीं करेंगे तो उसकी जो प्लेटें हैं, है ना, वो सूख करके कड़ा हो जाती हैं, सूख करके कड़ा हो जाती है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, प्लेट क्या, प्लेट सूखेगी, इलेक्ट्रोलाइट कड़ा हो जाएगा। यूज नहीं करेंगे तो उसको हम सल्फेशन दोष कहते हैं। लेकिन इस सेल में ऐसा सल्फेशन दोष होता नहीं, आराम से इसको चार्ज करके आप दोबारा यूज कर सकते हैं। पहली विशेषता। और इसकी खासियत पता है क्या है? इसकी खासियत ये है कि आप इसका वोल्टेज अगर देखें कि इसका वोल्टेज कितना होता है, तो ये तो खासियत नहीं है, 1.75 तक, है ना, इसका वोल्टेज होता है पर सेल, इतना वोल्टेज होता है। लेकिन प्रायोगिक तौर पर देखें तो इसका प्रयोग कितना कर सकते हैं? 1.5 वोल्ट तक ही आप प्रयोग कर सकते हैं। 1.5 वोल्ट के बाद अगर वोल्टेज इसकी है तो वो डिस्चार्ज वोल्टेज की कंडीशन में काउंट किया जाता है। फिर आप देखिए इसके बाद की जो बात है वो है आपका निकल कैडमियम सेल की। तो निकल कैडमियम सेल कहा जाता है कि जो सोलर पावर प्लांट होते हैं, विंड पावर प्लांट, वहां पर इसकी प्रयोग किया जाता है ना। विंड तथा सोलर पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है। और बेसिकली इसकी लाइफ टाइम की अगर बात करूं मैं, जीवन काल की, तो जीवन काल इसका ठीक ठाक होता है, 10 से 25 साल तक इसकी जीवन काल मानी जाती है ना, 10 से 25 साल तक। और इसका जीवन काल कितना होगा? तो इसका जीवन काल होता है लगभग 20 वर्ष। कितना? लगभग 20 वर्ष निकल कैडमियम का लाइफ टाइम होता है ना। और जो मोबाइल फोन और लैपटॉप में जो बैटरी यूज की जाती है वो ना तो निकल कैडमियम होता है ना निकल आयरन होता है, वो लिथियम बैटरी होती है। और सबसे अच्छी बैटरी लिथियम सेल मानी जाती है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उद्विकास किस उत्पन्न होने का एक संभावित समस्या है किस बैटरी में? वो सीसा संचायक बैटरी में होती है, लेड एसिड बैटरी में होती है ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दरमियान। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसकी एसआई इकाई है यूनिट। क्या है एसआई इकाई? इसकी यूनिट, ये यूनिट होती है टेस्ला। अब देखिए इसको हम अच्छा वेबर प्रति वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। इसको हम वेबर प्रति वर्ग मीटर भी इसको लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, टेस्ला को हम वेबर प्रति वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात कि इसकी सीजीएस में इकाई क्या होती है? तो सीजीएस यूनिट जो होगी इसकी वो होती है गॉस। वो क्या होती है? गॉस। एक गॉस बराबर, एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि एक गॉस 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये क्या होता है आपका सीजीएस यूनिट में, है ना। और वेबर है, ये चुंबकीय फ्लक्स का है, ये चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है। न्यूटन किसकी यूनिट है? ये है आपके बल की यूनिट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ला इज करेक्ट आंसर। फिर लौह किसका एक उदाहरण है?
लौह किसका एक उदाहरण है? तो लौह उदाहरण है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह किसका एक उदाहरण है? लौह चुंबकीय पदार्थ। इसमें 3 कंडीशन होता है। एक को हम कहते हैं फेरामैग्नेटिक पदार्थ। इसकी जो चुंबकशीलता का मान होता है वो होता है इकाई से बहुत ज्यादा अधिक, इकाई से बहुत अधिक। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, लगभग 1000 तक, लगभग 1000 तक। और जो एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ होते हैं उनमें अगर म्यू का मान देखें तो इकाई से थोड़ा बहुत ही अधिक होता है, यानी कि 1000 से कुछ कम, है ना। और जो तीसरा है डायामैग्नेट, इसमें म्यू का मान होता है आपका 1000 से बहुत कम, 1000 से बहुत कम। तो ये तीनों पदार्थ हैं, यानी कि फेरामैग्नेटिक पदार्थ से हम स्थायी, परमानेंट और विद्युत चुंबक, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के चुंबक बना सकते हैं, क्योंकि इसमें इसकी चुंबकशीलता बहुत ज्यादा होती है ना। म्यू का मान इसमें बहुत ज्यादा होती है, लगभग इकाई से बहुत ज्यादा अधिक 1000 तक। और फेरामैग्नेटिक मटेरियल में 1000 से कुछ हम म्यू का मान होता है, डाया में म्यू का मान 1000 से बहुत कम होता है ना। तो अभी लौह चुंबकीय पदार्थ है, इनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज भी किया गया है, जैसे कि एल्कोनिक्स हो गया, ये फेरामैग्नेटिक पदार्थ है ना। एल्यूमिनियम हो गया, ये पैरा का है। और डाया, एंटीमनी, बिस्मिथ, जल, ये सब किसका है? डायामैग्नेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर है 24 नंबर कि फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम के अनुसार अंगूठा किसकी दिशा को इंगित करता है? तो ये तो गति या बल की दिशा को इंगित करता है। और ये राइट हैंड रूल जो है ना, ये किसको बता रहा है? राइट हैंड रूल ये जनरेटर में लागू होती है। कहां पर? जनरेटर में लागू होती है। जनरेटर में राइट हैंड रूल लागू होता है। और इसमें देखिए जो अंगूठा है, मैं सब लिखा देता हूं, अंगूठा जो है ये चालक की घूमने की दिशा है ना, चालक के घूमने की दिशा, गति या बल, किसकी गति? चालक की है, चालक की गति की दिशा को ये इंगित करता है। और जो पहली उंगली है, 1 सेकेंड, देखिए राइट हैंड रूल कहां पर लागू होगा? ये जनरेटर में लागू होगा, है ना। और जो अंगूठा है, ये अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को बताएगा, चालक के घूमने की डायरेक्शन को, है ना, ये कंडक्टर के मूविंग डायरेक्शन को बताता है। और जो प्रथम उंगली है, ये वाली उंगली, ये वाली प्रथम उंगली जो है, ये किसको बताता है? ये फ्लक्स की दिशा को बताता है ना, कि फ्लक्स हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है, इसके डायरेक्शन को बताता है। और जो मिडिल फिंगर है, जिसको द्वितीय उंगली के नाम से मैं लिख रहा हूं, मिडिल फिंगर को, तो द्वितीय उंगली जो है ये बताता है चालक में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा, है ना, चालक में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा। अगर मान लीजिए कि यही एक मोटर होती, ये क्या होती? एक मोटर होती, तो मोटर में लेफ्ट हैंड रूल लागू होता है, तो द्वितीय उंगली क्या बताता? करंट की दिशा को बताता। किसको बताता? करंट की दिशा को बताता। ये राइट हैंड रूल के नियम के अनुसार बताते हैं। अच्छा, एक बात मेरे मन में यह आ रही है कि जनरेटर में हम हमेशा राइट हैंड रूल ही क्यों लगाते हैं? अगर लेफ्ट हैंड रूल लगा दिया जाए तो क्या होगा? थोड़ा सा लॉजिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ आपको, कि अगर लेफ्ट हैंड रूल द्वारा जनरेटर को चालू करेंगे तो जनरेटर में क्या होता है कि एक पुली होती है, शाफ्ट होता है, पुली की मदद से शाफ्ट को घुमाया जाता है। वो शाफ्ट क्या करेगा? प्राइम मूवर के रूप में काम करता है। तो लेफ्ट हैंड रूल द्वारा जब तक शाफ्ट को हम घुमाते रहेंगे तब तक जनरेटर वोल्टेज डेवलप करेगा। घुमाना बंद कर दे तो वोल्टेज बनाना बंद कर देगा, आउटपुट में हमें कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। लेकिन राइट हैंड रूल में क्या होता है कि इसमें भी हम पुली को घुमाते हैं, शाफ्ट को घुमाते हैं पुली की मदद से, और जनरेटर को प्राइम मूवर देते हैं, जनरेटर हमारी चालू हो जाती है।
है ना। तो जब तक हम पुली से घुमा रहे हैं तब तक जनरेटर को प्राइम मूवर कहां से मिल रहा है, मैकेनिकल पावर से मिल रहा है ना। और जब हम मैकेनिकल पावर को हटा देते हैं तो फिर फ्यूल जो है, डीजल जो है, वो काम करता है प्राइम मूवर का। अब आपके मन में ये बात और आ रही होगी कि सर बड़े बड़े पावर प्लांट में जो है उसको हम लगातार प्राइम मूवर से घुमाते रहते हैं, उसमें हम डीजल नहीं डालते, तो क्या हम उसको वहां पर लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा पावर जनरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके अलावा भी कुछ दिक्कतें होती हैं लेफ्ट हैंड रूल में, इसकी वजह से हम राइट हैंड रूल को ही हमेशा फॉलो करते हैं और इसी की मदद से हम पावर डेवलप कराते हैं। ठीक है मेरे भाई। लास्ट है कि चुंबकीय वाहक बल की एसआई यूनिट क्या है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर टन, है ना। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर टन। तो ये होती है आपके एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की एसआई यूनिट। अच्छा, एसआई यूनिट का कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। एसआई यूनिट का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी और भी सवाल देखिए, अभी और भी सवाल हैं, बट इन सवालों को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये पेपर बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है आपके टेक्निकल के और 25 क्वेश्चन नॉन टेक के, है ना। पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग अब तो सिलेबस चेंज हो गया है, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन भी ऐड हो गई है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी ऐड हो गया है ना। और 60/60:40 का इनका अनुपात हो गया है। इस हिसाब से 60 का टेक्निकल, 40 का नॉन टेक हो गया ना। पहले कितने का था? 25 नंबर का था। तो नॉन टेक में भी अब आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, सिलेबस इसका जानना चाहते हैं तो वीडियो हमने बना रखा है, बहुत गहराई से सिलेबस को हमने डिस्कस किया है लाइन अटेंडेंट का, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना। चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगले क्लास का भी आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।